हेलो एवरीवन, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है ये इस वीडियो में देखेंगे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे और एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है। Priority scheduling is a method of scheduling processes that is based on priority. Priority scheduling ऐसी scheduling method है जो कि processes की priority पर based होती है। The processes with higher priority should be carried out first, whereas jobs with equal priorities are carried out on a round robin or FCFS basis. Priority depends upon memory requirements, time requirements, etc. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू अलॉट होता है। अगर रेडी क्यू में एक से ज़्यादा प्रोसेस इक्वल प्रायोरिटी की प्रोसेसेस जो हैं वो वेट कर रही हैं सीपीयू के लिए, तो उस केस में उनके बीच में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई होता है। किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी उसकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स या फिर टाइम रिक्वायरमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। दो तरह की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। यहाँ पर हम नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव मीन्स वंस अ प्रोसेस गेट्स सीपीयू देन इट कैन नॉट बी इंटरप्टेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इन नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वंस अ प्रोसेस गॉट एक्सेस ऑफ सीपीयू अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी देन इट कैन नॉट बी preempted. Even high priority process enter into the ready queue. The higher priority process has to wait for the completion of currently running process to get the CPU. सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू का एक्सेस ले लेती है तो जब तक वो प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक उससे सीपीयू नहीं लिया जा सकता, उसे इंटरप्ट बीच में नहीं किया जा सकता। नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि प्रायोरिटी के बेस पर किसी भी प्रोसेस को सीपीयू अलॉट होता है, तो अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू मिला है तो उस केस में अगर वो रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है और एग्जीक्यूशन के दौरान कोई नई प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करती है जिसकी प्रायोरिटी करेंटली रनिंग प्रोसेस से ज़्यादा है, तो उस केस में उस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो रनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अब हम नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 5 processes P1 to P5. Each process has its unique priority, burst time and arrival time in milliseconds. ये हमारे पास में 5 processes हैं P1, P2, P3, P4 and P5 जिनका अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। नाउ ये हमारे पास में कंप्लीट डेटा है जिसमें P1 से लेकर P5 तक की प्रोसेस है और उनका अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी दी हुई है। तो इसके बेसिस पर हमें गैंट चार्ट तैयार करने वाले हैं। ये हमारा गैंट चार्ट है जो कि प्रोसेसेस के लिए बनाया गया है, जिसमें P1 प्रोसेस क्योंकि 0 मिलीसेकेंड्स पर अराइव हुई है और नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, इसलिए P1 के कंप्लीशन के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस को ही सीपीयू अलॉट किया जा सकता है। तो क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम 8 मिलीसेकेंड्स है, इसलिए यहाँ पर P1 एक्सेस टाइम 8 मिलीसेकेंड होगा और 8 मिलीसेकेंड पर सीपीयू फ्री होगा।
बट 8 मिली सेकेंड्स पर यहाँ पर अराइवल टाइम जब हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 मीन्स P2, P3, P4 और P5 चारों प्रोसेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस केस में हम प्रायोरिटी चेक करेंगे कि 8 मिली सेकेंड्स पर किस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर P2 की प्रायोरिटी हम सबसे ज़्यादा मान रहे हैं कि जितना नंबर सबसे छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर P2 को एक्सेस दिया जाएगा CPU का, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 मिली सेकेंड है। तो P2 8 मिली सेकेंड से 9 मिली सेकेंड तक के लिए एग्जीक्यूट होगा और कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद में 9 मिली सेकेंड्स पर हमारे पास में 3 प्रोसेसेस अभी भी रेडी क्यू में वेट कर रही हैं CPU के लिए, P3, P4 एंड P5। जब हम इनकी प्रायोरिटी चेक करेंगे तो P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका नंबर 2 है जो कि सबसे कम है एज कम्पेयर टू 2, 3 एंड 4। तो P3 प्रोसेस को CPU अलॉट होगा। क्योंकि P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड्स है तो यहाँ पर 9 से लेकर 12 मिली सेकेंड तक P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। 12 मिली सेकेंड पर हम देखते हैं कि रेडी क्यू में P4 और P5 प्रोसेसेस CPU के लिए वेट कर रही हैं, जिनकी प्रायोरिटी अगर हम चेक करें, कंपेयर करें तो P4 की प्रायोरिटी P5 की प्रायोरिटी से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर प्रोसेस P4 को CPU अलॉट होगा और उसका बर्स्ट टाइम 2 मिली सेकेंड्स है। तो P4 12 मिली सेकेंड से 14 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगी। नाउ रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस बची है जो कि P5 है और जिसकी प्रायोरिटी 4 है। यहाँ पर अब कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी किसी से भी कंपेयर नहीं होगी। तो इस केस में P5 को CPU अलॉट होगा। P5 का बर्स्ट टाइम यहाँ पर 6 मिली सेकेंड्स है, तो 14 से लेकर 20 मिली सेकेंड तक प्रोसेस P5 एग्जीक्यूट होगी। इसके बेसिस पर हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे P1 के लिए, क्योंकि P1 0 मिली सेकेंड्स पर अराइव हुई थी और 0 मिली सेकेंड्स पर ही उसे एग्जीक्यूशन मिल गया है, CPU अलॉट हो गया है, इसलिए उसका वेटिंग टाइम 0 है। नेक्स्ट P2 के लिए अगर हम चेक करें तो P2 को गैंट चार्ट में अगर हम देखें तो P2 को 8 मिली सेकेंड पर CPU अलॉट हुआ है, जबकि P2 1 मिली सेकेंड पर अराइव हुई थी, इसलिए इसका वेटिंग टाइम 7 मिली सेकेंड्स रहेगा। 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 मिली सेकेंड्स। सिमिलरली हम P3 के लिए वेटिंग टाइम अगर कैलकुलेट करते हैं तो P3 गैंट चार्ट में हम जब देखेंगे तो P3 9 मिली सेकेंड पर CPU को लेती है। तो यहाँ पर जबकि P3 का अराइवल टाइम 2 मिली सेकेंड्स है, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7 मिली सेकेंड्स आपके P3 के लिए वेटिंग टाइम का काम करेगा। अब हम P4 के लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो गैंट चार्ट में देखते हैं यहाँ पर 12 मिली सेकेंड्स पर P4 को CPU अलॉट हो रहा है, जबकि P4 प्रोसेस का अराइवल टाइम 3 मिली सेकेंड्स है। तो 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9 मिली सेकेंड्स P4 का वेटिंग टाइम होगा। P5 के लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। गैंट चार्ट में 14 मिली सेकेंड्स पर P5 प्रोसेस को CPU अलॉट हो रहा है, जबकि प्रोसेस P5 का अराइवल टाइम 4 मिली सेकेंड्स है, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस P5 के लिए वेटिंग टाइम 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10 रहेगा। क्योंकि हमारे पास में टोटल 5 प्रोसेसेस हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से ताकि हमें एवरेज वेटिंग टाइम मिल सके। तब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 33 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 6.6 मिली सेकेंड्स एवरेज वेटिंग टाइम होगा। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के। इजी टू यूज शेड्यूलिंग मेथड, यह बहुत ही इजीली यूज की जाने वाली शेड्यूलिंग मेथड है। Processes are executed on the basis of priority, so high priority does not need to wait for long, which saves time. क्योंकि प्रायोरिटी के बेसिस पर
प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए हाई प्रायोरिटी की जो प्रोसेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा समय के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, जिसके से टाइम की बचत होती है। Suitable for application with fluctuating time and resource requirements. ऐसी एप्लीकेशन जिसमें टाइम फ्लक्चुएट होता है या रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए इस तरीके की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बहुत ही सुटेबल होती है। अब हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। If the system eventually crashes, all low priority processes get lost. अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो जितनी भी लो प्रायोरिटी की प्रोसेसेस हैं वो सभी लॉस्ट हो जाती हैं। If high priority processes take lots of CPU time, then the lower priority processes may starve and will be postponed for an indefinite time. अगर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेसेस सीपीयू का बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस केस में लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस को बहुत लंबे समय तक के लिए पोस्टपोन्ड रहना पड़ता है या फिर वेट करना पड़ता है। If a new higher priority process keeps on coming in the ready queue, then the process which is in the waiting state may need to wait for a long duration of time. अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट के लिए वेटिंग स्टेट में वेट कर रही है, तो उस केस में रेडी क्यू में अगर हायर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस एंटर होती हैं तो पहले सीपीयू उन्हें मिलेगा। इसकी वजह से वेटिंग स्टेट में जो वेट कर रही प्रोसेस है उन्हें काफी लंबे समय तक के लिए वेट करना पड़ सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।